नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। न्यूट्रीलिव 360 प्रोग्राम का आज का कार्यक्रम में मैं चंदन आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई एम श्योर दोस्तों मेरी तरह आप भी इस जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। गट रीसेट प्रोग्राम का गट रीसेट प्रोग्राम का 5 दिन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और आज डे 6 है इस 10 डेज गट रीसेट प्रोग्राम का। और हर एक सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है, बहुत ही शानदार रहा है। आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जबरदस्त टॉपिक लेके आ रहे हैं। जैसे लास्ट 5 दिनों में हमने बहुत सारे टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातें की, चर्चा की। जैसे पहला दिन में हमने बात किया कि एक्सप्लोर किया गट हेल्थ का साइंस के बारे में, उनका फिलोसॉफी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा वेट मैनेजमेंट एंड ओवरऑल वेलबींग के लिए। उसके ठीक बाद हमने बात किया कैसे हमारे फूड थाली को सजाना चाहिए, जहाँ पे प्लांट बेस्ड प्रोटीन कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, देन फ्रूट वेजिटेबल्स का इंटेक कितना होना चाहिए, राइट। देन उसके बाद हमने बात की द पावर ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज फॉर ऑप्टिमल गट हेल्थ। एंड फिर हमने जाना इनर इकोसिस्टम के बारे में, जहाँ पे हमने प्रीबायोटिक के बारे में बात किया, जो कि गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कैसे प्रमोट करता है, राइट। और कल हमने जाना कुछ हर्ष रियलिटी के बारे में, राइट। जैसे हाई शुगर, हाई फैट, प्रोसेस फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग हैबिट कैसे हमारा गट हेल्थ को डैमेज करते हैं, राइट। और कल का एक्टिविटी था कि कैसे हम अपना जो बैड हैबिट से हेल्दी ऑल्टरनेटिव के जरिए कैसे उसको रिप्लेस करते हैं। आई एम श्योर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या अपना ग्रुप के साथ, राइट। और आज भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक हम लेके आ रहे हैं। और जैसे आज का टॉपिक लेके आप बहुत ही उत्साहित होंगे, क्योंकि जैसे लास्ट ये जो हम लोग गट रीसेट का जो प्रोग्राम हम लोग का इसमें जो है, इसमें हम लोग 10 डेज का इस प्रोग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं, एनिमल बेस्ड जो फूड है उसको अवॉइड कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आज का सेशन में हम स्पेशली एक्सप्लोर करेंगे कि जो डाइट का जो इंपॉर्टेंट रोल है थ्रू ए कंपैरिजन ऑफ एनिमल बेस्ड एंड प्लांट बेस्ड मील्स, राइट। सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक, मैं डेफिनेटली आई एम श्योर आप वेट कर रहे होंगे कि आज का जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो डॉक्टर श्याम हमें देगा, डॉक्टर श्याम व्हिच इज द डायरेक्टर ऑफ साइंस एंड इनोवेशन एंड लीडिंग इमर्जिंग मार्केट। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर श्याम को इस वर्चुअल स्टेज में। डॉक्टर श्याम, ओवर टू यू। थैंक यू एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। आज एक स्पेशल दिन है हमारे लिए। आज 6th डे है एंड आई एम श्योर आप लोग डिसिप्लिन से जो एनिमल फूड से अवॉइड कर रहे हैं, एंड ये इम्पोर्टेंट है। और आज आपको हमारे वन ऑफ माय टॉप साइंटिस्ट हैं विवेक पराशर, वो आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। विवेक हमारे मैनेजर है एनालिटिकल ग्रुप में। वो एक टीम लीड करते हैं और वो ये मैं बताया, ये हमारा वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट, ही इज ए मैनेजर ऑफ एनालिटिकल साइंसेस। उनको बहुत साल की एक्सपीरियंस है और सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम हियर एंड तो आपको ये इसके बारे में बताने के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा 2-3 मिनट का एक सोच से आज तो मैंने आज है एक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स जैसे हमारी गाड़ी है, गाड़ी के इंजन है, इंजन में गाड़ी में टायर है, गाड़ी में ब्रेक्स है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रेन और गट के बहुत गहरे रिलेशनशिप है। तो अब क्या हो रहा है कि अब लोग देख रहे हैं रिसर्चर्स की गट और लिवर के बीच में भी एक अनोखा रिश्ता है। तो आज मैं आपको हमारे बॉडी के अंदर की एक अद्भुत दुनिया में लेके चलना चाहता हूं, जिसमें हमारे लिवर और गट माइक्रोबायोम के बीच की गहरी रिलेशनशिप पर फोकस किया जाएगा। सोचो, एक व्यस्त हाईवे को जो हमारे गट को हमारे लिवर से सीधा जोड़ते हैं, इसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। पोर्टल वेन। तो इस पोर्टल वेन से गट से आने वाला पदार्थ, फूड पदार्थ हो, लेकिन प्लांट मेटाबोलाइट्स हो, सीधे लिवर तक पहुंच जाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे लिवर की
एक तरह का प्रोसेसिंग प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ काम करते हैं, जो हमारे ये जो सब्सटेंसेस है, ये बॉडी को पता नहीं होता कि ये खराब है कि अच्छे हैं। तो लिवर है जो प्रोसेसिंग प्लांट, वो उसको मेटाबलाइज करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, फिर ही तो उन्होंने तो बॉडी में जो टॉक्सिक है उसको कंट्रोल करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, लेकिन अच्छे पदार्थ तो बॉडी में भेज देते हैं। तो लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हमारे लिवर से भी बाइल एसिड्स छोड़ता है, तो हमारा लिवर भी बात करते हैं गट से। तो लिवर क्या बोलते हैं? लिवर बोलते हैं ये लो हमारे बाइल एसिड्स। तो बाइल एसिड्स जो हमारे गट माइक्रोबायोम के कंपोजिशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो अच्छे वाला माइक्रोबायोम को बढ़ा देते हैं और बुरे माइक्रोब्स को रिड्यूस करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है जो हम लिवर गट माइक्रोबायोम इंटरेक्शन कहते हैं, लिवर गट माइक्रोबायोम इंटरेक्शन। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स रिलेशन में सब कुछ हमेशा ठीक नहीं रहता। जैसे मैं बताया था कि जब भी आपके लिवर ठीक से नहीं काम करते हैं तो बाइल एसिड्स का रिडक्शन होते हैं, बाइल एसिड्स का जो उनके अंदर का कंपोजिशन है वो भी अलग होते हैं। तो हमारे गट माइक्रोबायोम में जो इम्बैलेंस होता है, जिसे गट डिसबायोसिस कहते हैं, गट डिसबायोसिस, वो अलग अलग लिवर डिसीज जैसे NAFLD, ALD और सिरोसिस से लिंक्ड है। अब रिसर्चर्स इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे हैं। तो ये इम्बैलेंस तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? जबकि साइंस इवॉल्व करती रहती है, एक चीज क्लियर है, हमारे गट का हेल्थ हमारे लिवर और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए गहरा असर रखता है। इसीलिए मैं आप सबको एनकरेज करता हूं कि आप अपने गट हेल्थ को नर्चर करने में प्रोएक्टिव स्टेप्स ले। राइट, शुरुआत करिए माइंडफुल खाने से, एक डाइट अपनाइए जो रिच हो फाइबर, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स में, ताकि सपोर्ट मिले डाइवर्स गट माइक्रोबायोम को। फूड जैसे योगर्ट है, हाई फाइबर फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, शुरू करने के लिए वो है स्टार्टिंग प्लेसेस, राइट। लेकिन याद रखिए कि सारे प्रोबायोटिक्स सेम नहीं होते और उनके बेनिफिट्स अलग अलग हो सकते हैं। स्ट्रेन जैसे बैसिलस कोआगुलेंस काफी प्रॉमिसिंग दिखते हैं, लेकिन और रिसर्च की जरूरत है। तो इसके अलावा अपने प्रोसेस फूड और शुगर्स के इंटेक को कम करिए। आपने कल सुना होगा इसके बारे में, जो डिसबायोसिस प्रमोट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लिवर इश्यूज या किसी और हेल्थ कंसर्न से डील कर रहे हैं, या अगर आप प्रोबायोटिक्स या जो अदर माइक्रोबायोम थेरापीज को कंसिडर कर रहे हैं, तो पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जरूर कंसल्ट करिए। वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जो आपके इंडिविजुअल हेल्थ नीड्स और कंडीशन के अनुसार टेलर्ड हो। ओके, तो यही था मेरा आज का सोच। चलिए हम आज सुनते हैं प्रस्तुत वैज्ञानिक और द बेस्ट साइंटिस्ट इन माय टीम, विवेक पराशर। विवेक। थैंक यू डॉक्टर श्याम। थैंक यू चंदन। रीकैप करने के लिए कि हमने पिछले कुछ दिनों में क्या देखा। हमने देखा कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक क्यों जरूरी होते हैं हमारी गट हेल्थ के लिए। आई थिंक हम सभी अभी तक फेमिलियर हो गए हैं कुछ टेक्निकल टर्म्स से, जैसे कि गट विच इज आते हैं, माइक्रोबायोटा जो कि छोटे सूक्ष्म जंतुओं का एक ग्रुप होता है, प्रीबायोटिक्स जो कि नॉन लिविंग मॉइटीज होती हैं जो बॉडी में जाके आपकी लिविंग मॉइटीज को एक्टिवेट करती हैं, प्रोबायोटिक जो कि लिविंग मॉइटीज होती हैं जो आपकी गट के हेल्थी बैक्टीरियाज को सपोर्ट करती हैं। इन सारे टेक्निकल टर्म्स को लेकर आज हम आगे बात करते हैं। आपने पिछले कुछ दिनों में ये नोटिस किया होगा कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आप लोगों को एनिमल फूड से कुछ दिनों के लिए परहेज रखना है। आई थिंक ये अच्छा वक्त भी है, नवदुर्गे चल रहे हैं, आप में से काफी सारे लोग व्रत करते होंगे, तो उन्होंने वैसे भी नॉनवेज को अवॉइड किया होगा। हम नॉनवेज को अवॉइड करने की बात क्यों कर रहे हैं? हम प्लांट बेस्ड फूड को
प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं सो दैट कि आपके पास रेफरेंस मटेरियल्स भी आंखों के सामने हो। अलाउ मी। चंदन, आप मेरी पूरी हेल्प करें बताकर कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है। यस, विजिबल, इट इज विजिबल। अच्छा, थैंक यू। तो जैसे आज का जो विषय है हमारा, उसमें हम ये बात करने वाले हैं कि हमारी गट के लिए किस तरह के फूड ज्यादा फायदेमंद है। क्या हमें प्लांट बेस्ड फूड जो पौधों से, हरे पत्तेदार सब्जियों से, फलों से मिलता है वो, या एनिमल बेस्ड फूड जिसमें कि हम नॉन वेज, चिकन, मीट, एग और इस तरह के फूड्स की बातें करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए मुझे लगता है कि हमें सबसे पहले जानना होगा कि हमारे प्लांट बेस्ड फूड में और एनिमल बेस्ड फूड में क्या डिफरेंसेस हैं, ह्यूमन बॉडी के साथ इनका कैसा रिलेशन है, और उससे पहले हमें समझना होगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है इन फूड्स को लेके। ये जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी कुछ हिस्ट्रीज में, पुरानी हिस्ट्री में, जहाँ पे हमारे अंदर हमने विकास किया। अगर हम इस प्लानिट पे पाए जाने वाले सभी जीवों के बारे में बात करेंगे तो हम पाएंगे कि ये जब पृथ्वी इवॉल्व हुई तो सबसे पहला जीव जो कि सिर्फ एक कोशिकीय जीव था, जिसे हम अमीबा भी बोलते हैं, वो पानी में डेवलप हुआ। पानी में एक कोशिका से दो कोशिका, दो कोशिका से 10 कोशिकाएं, और इस तरह से जीव के साइज बढ़ते रहे। जैसे जीव के साइज बढ़े, उन्होंने पानी से माइग्रेट होकर जमीन पे आना शुरू किया, तो वो रेप्टाइल फॉर्म में बने, जिनको हम आज की जनरेशन में छिपकली या पहले डायनासोर या मगरमच्छ रेप्टाइल एनिमल होते हैं। जैसे जैसे उनमें और विकास हुआ, वो 2 पैरों पे चलने लगे। जब 2 पैरों पे चलने लगे, उनमें मस्तिष्क का भी विकास हुआ। मल्टीपल स्पीसीज बनी, जिसमें से पक्षी बने, नर बने, मैमल्स बने। अगर हम हमारे पूर्वजों की बात करें तो हमने हमारे पूर्वजों में हमारे वानर सबसे करीब पूर्वज हैं। वानरों के मस्तिष्क बहुत विकसित थे। मस्तिष्क के साथ उनमें इमोशंस की रीडेबिलिटी भी ज्यादा थी। इमोशंस के साथ इंसान के मन में अटैचमेंट्स आते हैं। तो पहले वो जंगल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, जहां खाना मिले, जहां पानी मिले, वहां रहते थे। बट उन्होंने वक्त के साथ जैसे जैसे उनकी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग बढ़ी किसी पर्टिकुलर प्लेस से, उन्होंने एक जगह रहना शुरू किया। एक जगह रहने के लिए जरूरी था कि वो खाना पानी का व्यवस्था भी उसी जगह पे करें, तो उन्होंने खेती करनी शुरू की। खेती करने के साथ उन्होंने उन फलों और उन फसलों को ज्यादा उपजाया जो उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। और इस तरह से मानव विकास होता गया, और आज हम जिस स्टेज में है, आज हमारी जो डेवलप्ड स्टेज है, हम वहां तक आ पाए। अब अगर हम बात करें एक ऐसे एक सवाल ये भी है कि हमारी गट में कई सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, इनके बारे में पिछले कुछ दिनों में हमने सीखा। तो क्या जो माइक्रोब्स हमारी गट में पाए जाते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ में या बाकी सारी प्रजातियों के साथ में ये भी इवॉल्व हुए हैं? क्या इनमें भी विकास हुआ है? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप में से कई लोग जो इस बारे में जानते हैं, मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि उनकी क्या राय है। उन्हें क्या लगता है कि क्या माइक्रोब्स जो हमारे पहले प्रिमिटिव जो थे, जो अमीबा की फॉर्म में हुआ करते थे, तब से लेके अब तक उनकी कैरेक्टरिस्टिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आए कि नहीं? द आंसर इज ऑब्वियसली यस। तो हम ये देखें, अगर हम फॉर एग्जांपल एक एनालॉजी लिए कि आज जिस शहर में आप रहते हैं, उस शहर की व्यवस्थाओं के हिसाब से आपके व्यवहार, आपकी सोच समझ, आपके रहने का तरीका, आपके खान पीन का तरीका बदल जाता है। हम साउथ इंडिया में अलग तरह का खाना खाते हैं, नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का खाना खाते हैं। अगर हम विश्व के दूसरे देशों में जाएं, अमेरिका में या जापान में, वहाँ की फूड हैबिट्स अलग हैं। हम लोगों की फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी थोड़े थोड़े से वेरी करते हैं। तो हमने क्या पाया कि इंसान में या किसी भी जीव जंतु या इवन इस पूरे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट में कई सारे फैक्टर ऐसे हैं जो बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे टेम्परेचर, जैसे ह्यूमिडिटी, वहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी, वहां का ओवरऑल इकोसिस्टम एनवायरनमेंट, वहां की फूड हैबिट्स, ये सभी इंसान के या
जीव जंतुओं के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब माइक्रोब्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो कहाँ है? वो हमारी गट में है। अगर हम इंसानों में भी अगर हमने पाया कि जापान में रहने वाले लोग या यूएस में रहने वाले लोग या अफ्रीका में रहने वाले लोग या विद इन इंडिया ऑल्सो, अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में और नॉर्थ के लोगों में वेरिएशंस हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंसेस में वेरिएशंस हैं, उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज में वेरिएशंस हैं। तो अगर हम डिफरेंट खाने और डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हुए हैं, तो ये माइक्रोब्स जो हमारे अंदर रहते हैं, हमारे चेंजेस के साथ इनमें भी उसी तरह के चेंजेस आए होंगे, और ये जो चेंजेस इनमें आए होंगे ये उस पर्टिकुलर रीजन को रिप्रेजेंट करते होंगे, उस पर्टिकुलर ह्यूमन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करते होंगे। तो यस, ओवर द टाइम माइक्रोब्स भी ग्रो हुए हैं सिग्निफिकेंटली इन देयर ओन रिस्पेक्टिव डोमेन्स। अगर इनके हम विकास को देखें कि, और इनके विकास के बाद, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे मान के चलते हैं जैसे कि एक पेड़ है, एक पेड़ के वो एक बीज ने बनाया, बीज तो सेम ही था, जब पहली उसमें पहला तना, पहला स्टेम आया तो वो एक ही स्टेम था। जैसे जैसे पेड़ बढ़ता गया, पेड़ की मल्टीपल शाखाएं बनती गई, और हर शाखा में लगने वाले फल, उनके साइज और उनकी उसमें जो वेरिएशंस जनरेट होते गए वो वेरी करते जाते हैं। अगर हम इस पूरे पिक्चर को यहाँ पे देखने की कोशिश करें, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो ये एक ऐसा डाइवर्सिफाइड सिस्टम है जो शायद हमें ऐसी नजरों से समझ नहीं आएगा, बट अगर हम इसको एक गूगल मैप की तरह माने, ये माने कि पृथ्वी को जिस तरह से आप गूगल मैप में देखते हैं और फिर जूम इन जूम आउट करते हैं, उसी तरीके से अगर हम माइक्रोबायोटा को देखें या माइक्रोबियल स्पीशीज के बारे में देखने की कोशिश करें, तो एक पॉइंट पे, एक गन पॉइंट पे जो माइक्रोब्स हैं वो सिमिलैरिटी दिखाते हैं, और उस गन पॉइंट के साथ में जितना वेरिएशंस, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, जितना ज्यादा स्प्रेड सिस्टम हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो ये दिखाता है कि अलग अलग जीव जंतु में पाए जाने वाले माइक्रोब्स जो हैं उनकी फिजिकल एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज काफी बदल गई है। जैसे हमने बात की जीव जंतुओं के इवोल्यूशन की, तो हमने क्या पाया कि सबसे पहले जीव हमें पानी में मिले, तो पानी में हमने यहाँ पे पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिश लिया। हमने पक्षियों को और रेप्टाइल्स को, वानर जो हमारे पूर्वज हैं, एक हिरण जो कि हम जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं वो, और मानवों, उन सभी के अगर हम माइक्रोबियल स्पीशीज को गौर से देखें तो हम पाएंगे कि इन सभी के अंदर पाए जाने वाले माइक्रोब्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग हैं। ये एक दूसरे से बहुत वेरी करते हैं। चिड़िया के आंतों में पाए जाने वाले या ह्यूमन के आंतों में पाए जाने वाले या एक वानर के आंतों में पाए जाने वाले माइक्रोब्स की क्वालिटीज में काफी फर्क होता है। अब ये क्यों हुआ, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी को और जूम इन करते हैं और हम यहाँ पे सिर्फ इस एरिया में फोकस करते हैं जो कि हमारे लिए ह्यूमंस और वानर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो हम पाएंगे ये इसमें ये जो चौकोर ब्लॉक्स हैं, ये चौकोर ब्लॉक्स ह्यूमन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये राउंड ब्लॉक्स जो हैं, राउंड ब्लॉक्स ये रिप्रेजेंट करते हैं उन इन जानवरों के बारे में जो अभी भी जंगलों में रहते हैं बट ह्यूमंस के क्लोज हैं, जैसे जंगली बंदर। यहाँ पे हम कैप्टिव नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स की बात करते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड वानर, बट ये वो हैं जो कि जंगलों से बाहर निकल के किसी चिड़ियाघर में है या किसी प्रिजर्व्ड कंडीशंस में रहते हैं। तो इनमें भी अगर हम पाएंगे तो इनकी वानरों में भी डिसिमिलरिटीज काफी ज्यादा हो गई हैं। यहाँ पे भी डाइवर्सिफिकेशन काफी सारा हुआ है। आप देखेंगे कि मिड पॉइंट पे यहाँ जो लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं उनमें पाए जाने वाले माइक्रोब्स में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, जबकि जो कैप्टिव एनिमल्स हैं उनमें वेरिएशंस ज्यादा आ गए हैं। ये वेरिएशंस अच्छे भी हो सकते हैं, वेरिएशंस बुरे भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस पे भी हमने पाया कि वो ह्यूमंस, ये एक जो फिल्ड इन चौकोर ब्लॉक्स जो हैं ये, और मेरे फिल्ड इन चौकोर ब्लॉक्स जो ग्रीन में है, ये हमने ये पाया कि वो लोग जो अभी भी आदिवासी हैं, जंगलों में रहते हैं या फॉरेस्ट के या नेचर के करीब हैं, उनके अंदर पाई जाने वाली माइक्रोब्स या माइक्रोबायोटा अलग है उन लोगों के मुकाबले जो इंडस्ट्रियल जोन में रहते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ और डेटा है। अभी हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस का डेटा यहाँ पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ह्यूमंस में अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें मालाफियंस एंड यानोमामी कम्युनिटीज जो कि अफ्रीका एंड अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं, जो नेचर के काफी करीब हैं, जिनके खाने में अभी भी ज्यादातर वेजिटेरियन फूड्स शामिल हैं
और हम उन लोगों की बात करें जो कि यूएसए में रहता है, जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया है, जहाँ पे प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन ज्यादा है, वहां पे देखेंगे कि इन लोगों के माइक्रोबियल जो डाइवर्सिटी है, और ये जो लोग अभी भी जंगलों में रहते हैं या नेचर के ज्यादा करीब हैं, उनमें भी काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं। अब इन वेरिएशंस में हमने कुछ फैक्टर काउंट किए। पहला फैक्टर हमने देखा कि नेचर के कितने करीब हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने टेम्परेचर, पानी और उनकी हीटिंग हैबिट्स के बारे में भी बात की। इसी चीज को अगर हम ये देखें कि इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल क्या प्ले कर रहा था, क्या सच में सिर्फ नेचर ही था जो प्ले रोल कर रहा था? क्या ऐसा नहीं है कि नेचर के अलावा या उस डाइवर्सिटी को फूड जो इम्पैक्ट है वो सिग्निफिकेंट नहीं है? तो जो फाइंडिंग्स रही है हमारी, उन्होंने ये बताया कि नहीं, इवन अगर हम हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मथुरा के एरिया में जाएं तो वहां पाएंगे कि काफी सारे बानर मथुरा एंड वृंदावन के एरिया में हमें मिल जाते हैं। काफी एडवांस हैं वो, उनकी खाने की आदतें बदल गई हैं, वो आपका दिया हुआ खाना खाते हैं। और जो जो प्योर जंगलों में बानर रहते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो उनकी फूड हैबिट्स, उनकी बिहेवियरल पैटर्न्स अलग है। मेजरली ये पाया गया कि माइक्रोबियल हेल्थ और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा अफेक्ट अगर कोई बात करती है तो वो है वो खाना जो आप खाते हैं। ऐसा खाना, अब हमें देखना होगा कि खाने में भी ऐसा क्या है जो सच में हमारे माइक्रोब्स के लिए बेहतर है। तो खाने में हमारे लिए सबसे ज्यादा जो माइक्रोबियल हेल्थ को सपोर्ट करता है वो है फाइबर। फाइबर जो हमने प्रीबायोटिक के बारे में बात की है अपने पिछले कुछ 1 या 2 सेशंस में। इसी बात को अगर हम और समझें तो हम देखेंगे कि फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं। फाइबर्स हमें मिलते हैं मेजरली फ्रॉम द प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट का अगर हम एनिमल डाइट से कंपैरिजन करें, व्हाई वी हैव स्टार्टेड, हमने ये बात करनी क्यों शुरू की कि प्लांट बेस्ड फूड आपके लिए ठीक है और एनिमल बेस्ड फूड ठीक नहीं है अगर आप अपनी गट को रीसेट कर रहे हैं, अगर आप अपनी गट की हेल्थ को चाहते हैं। वो इन वजहों से, क्योंकि प्लांट बेस्ड फूड में हमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ना के बराबर होता है, नहीं होता है, जबकि एनिमल बेस्ड फूड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आंतों के लिए ठीक नहीं है और हमारे हेल्थी बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अगर हम बात करें फाइबर की तो प्लांट बेस्ड फूड में फाइबर बहुत ज्यादा होता है जो हमारे माइक्रोबियल हेल्थी माइक्रोब्स के लिए बहुत फायदेमंद है, जबकि एनिमल फूड्स में वो हमें नहीं मिलता। फैट भी, सैचुरेटेड फैट बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है प्लांट बेस्ड फूड में, जबकि सैचुरेटेड फैट हम जानते हैं कि बहुत नुकसानदायक है, हमने कल के सेशन में इसकी बात की। ये एनिमल बेस्ड फूड में काफी ज्यादा होता है। मिनरल्स एंड विटामिन प्लांट बेस्ड फूड में ज्यादा होते हैं, जबकि एनिमल बेस्ड फूड में सिर्फ मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे माइक्रोब्स की हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है, वो प्लांट बेस्ड फूड में पाए जाते हैं और वो एनिमल बेस्ड फूड में नहीं पाए जाते। तो प्लांट बेस्ड फूड के कई सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हमारी गट और हमारी गट में पाए जाने वाले माइक्रोबायोटा दे फ्लरिश। इसी बात को अगर हम कुछ और एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो ये हम एनिमल बेस्ड फूड और प्लांट बेस्ड फूड का कंपैरिजन दिखाते हैं। इसमें ये जो अपसाइड एरो हैं ये दिखाते हैं कि ये इंक्रीज, और ये डाउन साइड एरो दिखाता है डिक्रीज। हम पाएंगे कि जब हम प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं तो हमारे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ में कमी आती है। अच्छा, ये अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया क्या होता है? ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि वैसे तो एक्टिव नहीं होते आपकी बॉडी में, बट इनको हाई शुगर, हाई फैट या केमिकल या प्रोसेस्ड फूड अगर मिलता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं, और ये एक्टिव नेगेटिवली होते हैं, ये आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। आप में से कई सारे लोगों को डायरिया होकर, डायरिया जो हम सुनते हैं या लूज मोशन जो सुनते हैं, वो इसी तरह के अपॉर्चुनिटिस्टिक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो जब हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो इस तरह के बैक्टीरियाज की ग्रोथ में कमी आती है। जबकि हम यही अगर नॉनवेज खाते हैं, हम एनिमल बेस्ड फूड खाते हैं, तो हमारे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज जो होते हैं उनकी ग्रोथ फास्ट होती है। सेकेंड वन थिंग, अगर हम बात करें यहाँ पे एलपीएस एंड इन्फ्लेमेटरी काइनेटिक्स के बारे में बात करें तो ये भी प्लांट बेस्ड फूड में डिक्रीज होता है। प्लांट बेस्ड फूड अगर हम खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में लाइपोफिलिक एक्टिविटीज कम होती हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी स्वस्थ होती है। जबकि अगर हम एनिमल बेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं तो हमें बुखार या हमारी बॉडी में स्वेलिन या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। प्लांट बेस्ड फूड खाने का फायदा है कि हमारे बॉडी में शॉर्ट
चेन फैटी एसिड्स की फॉर्मेशंस कंटिन्यूसली होती रहती है, जो हमारे हेल्थी बैक्टीरियाज के लिए काफी सपोर्टिव है, के लिए काफी अच्छी है। जबकि हम देखें कि हमारे SCFA शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, ये एनिमल बेस्ड फूड की वजह से कम होती है, तो यहाँ पे ये हमें नुकसान होता है। तो ये अगर आप प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो आप अपने आप को कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, जो आपके हृदय से जुड़ी बीमारियां हैं, डायबिटीज, शुगर की बीमारी, ओबेसिटी, आपका मोटापा, हाइपरटेंशन एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज से प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्प करता है। फर्दरमोर ये हमने प्लांट बेस्ड फूड के और एनिमल फूड के जो फायदे या नुकसान देखे, हमने देखा कि प्लांट बेस्ड फूड हमेशा से बेहतर होता है। उसी के साथ में एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। ये डायग्राम आपको ये दर्शाता है कि अगर आप गाय या भैंस या एनिमल्स को पालते हैं तो यूजुअली वो एक फुटबॉल मीन्स लगभग 1 एकड़ लैंड, 1 एकड़ लैंड में या 2 एकड़ लैंड में आप कुल मिला के इतना खाना बना पाओगे जो नॉन वेजिटेरियन एक इंसान 1 साल में खा पाएगा। जबकि अगर आप इसी 2 एकड़ लैंड में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हरी सब्जियां उगाते हैं तो ये लगभग 14 लोगों को 1 साल का भोजन देते हैं। तो हम 14 गुना ज्यादा, 14 टाइम्स ज्यादा लोगों को फूड सप्लाईज करते हैं अगर हम वेजिटेबल फूड्स पे जाते हैं। सिमिलरली अगर हम इस तरह से काउंट करना शुरू करें तो हम ये पाएंगे कि सिर्फ हम एनिमल बेस्ड फूड पे को अगर इतना कम करते जाएंगे, हम पाएंगे कि लगभग हमारे पास 5 बिलियन, 5 अरब फुटबॉल फील्ड, 5 अरब एकड़ लैंड हमारे पास ऐसा दोबारा मिल जाएगा हमें, जहां पे हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो दुनिया में हम हंगर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, और पेड़ पौधे हैं तो एनवायरनमेंट को तो हमेशा बेहतर बनाएंगे। इसी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स में अगर हम और भी बात करें तो हमारा ग्रीन हाउस इम्पैक्ट, जो धरती में ग्रीन हाउस की वजह से जो गर्मी होती है, आजकल हमारा टेम्परेचर जो पूरे अर्थ का बढ़ रहा है, उसे कम करने में हमें आसानी मिलेगी। हम जानते हैं कि जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो वो पानी को प्रिजर्व करने में, कंजर्व करने में आसानी रखेंगे। हम जो डिफॉरेस्टेशन मीन्स पौधों का और जंगलों का जो कटाव है उसको रोकने में सहायता मिलेगी। हमें पॉल्यूटेड एयर से छुटकारा मिलेगा और हमें कई सारे बेनिफिट्स, हमारी सॉइल की हेल्थ बनी रहेगी। तो एनिमल बेस्ड फूड को अवॉइड करने के जो 2-3 फायदे हमने लिस्ट आउट किए, एक ये कि जब हम प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हमारी गट की हेल्थ ठीक होती है। डॉक्टर श्याम ने बताया कि गट का और लिवर का बहुत अच्छा रिलेशन है, लिवर आपका हेल्थी रहता है। तो अगर आप प्लांट बेस्ड फूड पे जाते हैं तो गट के थ्रू आपका लिवर ठीक रहेगा। थर्ड थिंग, गट का रिलेशनशिप हमारी मेंटल वेलबींग और हैप्पीनेस से है। हम मेंटली फिट रहते हैं और वेलबींग फील करते हैं, हमारी बॉडी ठीक बिहेव करती है एंड हम एक अच्छी जिंदगी के लिए तैयार होते हैं। साथ ही साथ हम इस समाज को भी एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा इकोसिस्टम दे रहे होते हैं जो सभी के लिए बेहतर है। विद दिस आई थिंक मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। हम वक्त के साथ साथ है। इन द एंड मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक ऐसी प्लेट बनाने की कोशिश करें जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां हों, फल हों, फ्रूट्स हों और कंप्लीटली प्लांट बेस्ड थाली, और आप उसके पिक्चर शेयर करें। बताएं कि आपने इस सेशन के बाद से क्या अपनी डाइट में चेंजेस किए हैं, किस तरह से आपने प्लांट बेस्ड फूड्स को इनकॉर्पोरेट किया है। मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लांट बेस्ड फूड्स में भी उन फूड्स को ज्यादा प्रायोरिटी दें जिनमें फाइबर ज्यादा हो, जो बेसिक इन नेचर हो, जिनमें की हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं। प्लीज उनको शामिल करें, अपने पिक्चर शेयर करें और अपनी ग्रोथ को हमारे साथ बांटें, अपनी हैप्पीनेस को हमारे साथ बांटें। थैंक यू।